देखिए बच्चों, अब तक हमने समझा क्या होता है सेट्स, कितने तरीक़ों से ये डिफ़ाइन होता है और इसके कितने टाइप्स हैं, और सबसेट क्या होता है। अब तक हमने ये चीज़ देख ली है। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के सेट्स, जैसे कि हमारा एक सेट होता है पावर सेट। पावर सेट होता क्या है अगर हम समझना चाहें, लेट से कोई अगर एक सेट है मेरे पास, सेट ए है, अगर मैं उस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, अगर उसके सारे पॉसिबल सबसेट्स बनाऊं और उनको एज एलिमेंट मैं एक सेट के अंदर डालूं, तो उस सेट को, उस पर्टिकुलर सेट का पावर सेट बोला जाता है। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझते हैं। मान लेते हैं कि ए मेरा एक सेट है, इसके पास एलिमेंट्स है 1 और 2। अब अगर इस सेट का मुझे पावर सेट बनाना है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, P ऑफ A। हम इस तरीके से पावर सेट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, P ऑफ A। और इसको लिखते कैसे हैं, अब मान लीजिए एक मेरा सेट है, इसके टोटल पहले तो पॉसिबल सबसेट देखिए कितने हो सकते हैं। तो हमने एक चीज़ देखी है, सबसेट जो हम देख रहे थे, तो हमने वहाँ पे कहा था सबसेट। देखिए सेट अपने आप का एक सबसेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पहला सबसेट क्या हो सकता है, सेट इटसेल्फ। और दूसरा अगर हम सोचें, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो एक फाई इज़ अ सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट सबका ही सबसेट होता है, अगर अनलेस वो फाइनाइट, अनलेस आपका जो सेट है वो एम्प्टी सेट ना हो, वरना सेट इटसेल्फ तो सबका सेट है ही है। बाकी अगर कोई ऐसा सेट है जो नॉन एम्प्टी सेट है, उसका आपका कह सकते हो कि उसका एक और पॉसिबल सबसेट बन सकता है, जो कि होगा आपका एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे देखिए 2 सबसेट बन चुके हैं। अब एक और अगर मैं कहूँ कि लेट से 1 इज़ अ एलिमेंट, उसको भी एज अ सबसेट ले लूँ, और 2 अलोन एज अ सेट आए, और इन सबको मैं एक सेट के अंदर डालूँ, तो मैं क्या कहूँगा, ये क्या बन गया, ए का पावर सेट। पावर सेट कुछ नहीं यार, देखिए एक सेट कितने अपने पॉसिबल सबसेट बना सकता है, उसको मैं एक सेट में अगर डाल दूँ, एज अ सेट ले लूँ उसके पॉसिबल सारे सबसेट्स का, तो उसको हम उसका पावर सेट बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए पावर सेट में हमारे पास एलिमेंट्स को अगर हमें पता करना हो कि उसके अंदर टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स कितने बनेंगे किसी भी पावर सेट में, तो आपको कुछ नहीं करना, आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन PA, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे, 2 की पावर n, हम यहाँ पे n को क्या कह सकते हैं, n इज माई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A। A के जो एलिमेंट है वो n है। अगर मान लेते हैं सेट A के पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम कह सकते हैं 2 की पावर n, तो वो उसके पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं इतने। इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। पावर सेट में अगर मुझे देखना हो कि कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो ये देखिए 2-3 के लिए तो आसान है, मैं खुद निकाल सकता हूँ। लेकिन इन केस अगर आप कहो कि यार उसमें 10 एलिमेंट है किसी सेट में, तो मैं पता कैसे लगाऊं कि 10 सेट के टोटल सबसेट कितने बन सकते हैं। तो अगर मैं वो सोचने जाऊँ, मैं नंबर ऑफ एलिमेंट तो पता लगा सकता हूँ आसानी से कि एक पावर सेट में कितने एलिमेंट होने वाले हैं, लेकिन सारे होंगे वो पता किया जा सकता है, बट इट टेक्स टाइम अगर वो 10-12 एलिमेंट्स होंगे तो। इसीलिए आप अगर देखेंगे, अगर आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है ना, तो कभी भी वो बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं देते। अगर बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट देंगे तो उनको भी आइडिया है कि आप सारे एलिमेंट लिख के नहीं दिखा सकते, इसलिए वो आपसे इन दैट केस हमेशा क्या पूछेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ पता भी करना हो कि उसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो इस केस में वो लोग आपको कम एलिमेंट्स देंगे सेट के अंदर, ज़्यादा एलिमेंट नहीं दे सकते, वरना आप खुद सोचिए मैनुअली अगर आप निकालने जाए बहुत बड़ा बनेगा, इसका टाइम टेकिंग होगा काफ़ी ज़्यादा। इसलिए इस चीज़ को इस तरीके से हम देखेंगे। ये हो गया हमारा पावर सेट, किसी भी सेट का पावर सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे अपना दूसरा स्पेशल सेट। अब देखिए दूसरा स्पेशल सेट है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को समझने के लिए ज़रा एक एग्जांपल समझिए, फिर आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं एक सेट है A, जो कि है मेरा 1 2 3 4 5 एंड 6। एक सेट है B, जो कि है मेरा 2 3 4 5, और एक और सेट है C, जो कि होगा मेरा 2 1 3 6, और एक सेट है D। एक सेकंड, सेट C को हम दोबारा से लिखते हैं। सेट C को मान के चलते हैं, ये है 3 4 5, और सेट D है मेरा 4। ये मैं 4 सेट मान के चल रहा हूँ, 4 सेट का एग्जाम्पल हमने लिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा,
अगर मैं सेट डी की बात करूं, मैं मान लेता हूं मेरी इस पर्टिकुलर पिक्चर में, मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन या एक पिक्चर अगर हम बनाएं जहां पे हमारे पास जितने भी सेट्स हैं हम उसको कंसिडर करें। मान लेते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन है मेरे पास सिर्फ 2 ही सेट हैं, सी एंड डी। सी एंड डी मेरे पास यहाँ पे 2 सेट है। अब यहाँ पे देखिए जो मेरा सेट सी है ये सबसे सुपीरियर सेट है, क्योंकि इसके अलावा जो डी सेट है वो सी से ही निकल के बना है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सी इज़ अ सुपीरियर सेट। तो जो सुपीरियर सेट है यहाँ पे उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, या तो सुपर सेट भी कह सकते हैं, एंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो सबसे बड़ा सुपर सेट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। देखिए यूनिवर्सल सेट के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे यूनिवर्स इज़ अ डिफरेंट चीज़, हर किसी का यूनिवर्स अलग होता है। यूनिवर्स इज़ अ रिलेटिव टर्म। एग्जाम्पल के लिए थोड़ा समझिए, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक कमरे में मैं अगर सपोज करिए इस कमरे में बंद हूँ, एक कमरे में बंद हूँ, तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का यूनिवर्स क्या होगा, वो कमरा। मैंने आज तक कभी उस कमरे से अगर बाहर कुछ नहीं देखा तो मेरे लिए वो कमरा क्या बन जाएगा, मेरा यूनिवर्स। सेम एज अगर हम बात करें अपने अर्थ की, तो मैंने अर्थ से बाहर कभी कुछ नहीं देखा तो मेरे लिए अर्थ क्या है, मेरा यूनिवर्स। तो यूनिवर्स एक रिलेटिव टर्म है। जितना भी आपने सबसे मैक्स देखा वो आपके लिए आपका यूनिवर्स डिफाइंड होता है। सेम एज सेट के केस में देखिए, जो भी सबसे बड़ा सुपर सेट होगा, मैं कह सकता हूँ कि वो जो सबसे बड़ा सुपर सेट है उसको मैं यूनिवर्सल सेट भी बोल सकता हूँ उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कि जिस भी सिचुएशन में जो सबसे बड़ा सुपर सेट होगा वही आपका यूनिवर्सल सेट भी होगा। उसको आप कह सकते हो आसानी से। क्यों? क्योंकि उसी सेट से बाकी सेट जनरेट हो रहे हैं। वो सबसे बड़ा सेट है, वो किसी से जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन बाकी सारे सेट उस पर्टिकुलर सेट से जनरेट हो रहे हैं। इसी एग्जांपल में अगर हम देखें, जो मेरा सी और डी है, इसके अंदर डी जनरेट हो रहा है सी से, इसीलिए मैं कह सकता हूं डी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो सी इज अ सुपर सेट। यहां पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन जब डी और सी अकेले हों तो मैं कह सकता हूं सी इज अ यूनिवर्सल सेट। अब इसी सिचुएशन को आप थोड़ा वाइड करें। अब आप सोचें, जब बी भी पिक्चर में आ जाए, बी सी डी 3 पिक्चर में आ गए। अब यहाँ अगर मैं ध्यान से समझना चाहूँ तो यहाँ पे बी जो सेट है वो डोमिनेटिंग सेट है, सुपर सेट है। बाकी जो सी और डी है वो बी से बने हैं, सी और डी बी से बना है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग से कुछ आए, ये दोनों सी से जनरेट हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सी इज माई यूनिवर्सल, ओ सॉरी, बी इज माई यूनिवर्सल सेट। बी इज माई यूनिवर्सल सेट क्योंकि उसी से बाकी सेट जनरेट हो रहे हैं। अब इसी पिक्चर को थोड़ा बड़ा करें और मैं ए को भी अगर इंक्लूड कर लूँ यहाँ पे, अब आप समझ पा रहे होंगे, जैसे ही मैंने ए को इंक्लूड किया, अब यहाँ पे सबसे बड़ा सुपर सेट कौन सा है, सबसे बड़ा सेट जिससे बाकी सारे सेट जनरेट हो रहे हैं, विच इज़ ए। तो मैं कह सकता हूँ ए इज़ माई यूनिवर्सल सेट। समझ पाए? यूनिवर्सल सेट इट इज़ अ रिलेटिव टर्म। आप ये नहीं कह सकते यूनिवर्सल सेट एक फिक्स सेट है, फिक्स नहीं है, एक रिलेटिव टर्म है। किसी के लिए यूनिवर्स कुछ और हो सकता है, मेरे लिए यूनिवर्स कुछ और हो सकता है। तो लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो सबके लिए एक यूनिवर्स है वो यूनिवर्सल सेट है। अब इस सिचुएशन में अगर हम मैथ में बात करें तो जितने भी सेट वहाँ पे उस टाइम पे यूज़ हो रहे हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में या फ्रेम में, तो मैं कह सकता हूँ वो सारे सेट का जो भी सुपर सेट होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा। समझ पाए आप इस चीज़ को? तो यूनिवर्सल सेट सिंपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते। आप कह सकते हो, अगर आपको सपोज करो यूनिवर्सल सेट नहीं पता किस सिचुएशन में कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, आप कुछ मत करिएगा, जितने भी सेट हैं वो सब सेट को आप क्या करिए, कंबाइन करिए और सारे सेट का जो एलिमेंट्स हैं उन सब का एक सेट बनाइए, जिसको हम यूनियन भी कहते हैं। आप आगे देखेंगे यूनियन क्या होता है, ऑपरेशन होता है सेट का। अगर आप सबका यूनियन करें तो आपको जो सेट अवेलेबल होगा उस सेट को आप उसका यूनिवर्सल सेट भी कह सकते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि किस तरीके से हमारा स्पेशल सेट भी काम करते हैं, जैसे कि पावर सेट और यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। अब देखिए, अगर मुझको बोला जाए कि यार सेट को क्या किसी ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो हाँ, उसका एक तरीका है जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्या कर पाएंगे, किसी भी सेट को एक ग्राफिकल मैनर में देख पाएंगे। उसके लिए 2-3 नोटेशंस है ग्राफिक्स में। ग्राफिकल किस तरीके से नोटेशंस करते हैं हम लोग, बस हम एक बार वो समझ लें तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। तो ज़रा एक बार इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर देखिए जो सेट होता है हमारा, उसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं।
और जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको लिखते किस तरीके से हैं, क्योंकि हमने बात की थी ना कि हर सेट के पास अपना एक यूनिवर्सल सेट जरूर होता है। तो जो यूनिवर्सल सेट है, कोई भी सेट जब हम डिफाइन करेंगे तो उस यूनिवर्सल सेट के अंदर उसे डिफाइन करेंगे। ये तो नोटेशंस हो गई कि यूनिवर्सल सेट कैसे लिखते हैं और नॉर्मल सेट कैसे लिखते हैं। अब इनको अगर मुझे एक सिंगल फ्रेम में रखना हो तो मैं क्या करूँगा, एक सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करूँगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट में जो भी मैं सेट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उस सेट को रिप्रेजेंट कर दूंगा। इस तरीके से हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। वेन डायग्राम को आप और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे, जो कि हमारा अगला टॉपिक ही है, ऑपरेशंस ऑन सेट, के सेट के ऊपर ऑपरेशंस किस किस तरीके के लगाए जाते हैं। उसमें आप वेन डायग्राम को और अच्छे से समझ पाएंगे। और वेन डायग्राम देखिए, अगर मैं सेट्स की जब बात करता हूँ ना, सेट में दो तरीके हैं जिनसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग आसानी से होती है। एक तो नॉर्मल तरीका जो आपने देखा सेट को करने का, एक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से ज़्यादा आसानी से आप समझ सकते हैं सेट के अंदर क्या चल रहा है। और वेन डायग्राम आप ऐसा समझिए, वेन डायग्राम से आप एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं रीजनिंग का सिलोजिम्स, वो भी आप इससे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सिलोजिम्स किस तरीके से वो टॉपिक किया जाता है, वो भी वेन डायग्राम के थ्रू ही बताया जाता है। तो एक बार इसको समझा आपने, अब थोड़ा इसके आगे देखते हैं। देखिए, अब हम समझेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, कि सेट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। जैसे कि हमारे नॉर्मल अलजेब्रा में हम कहते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दीज आर द ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। तो सेम एज यहाँ पर भी कुछ ऑपरेशंस हैं जो सेट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे कि हम समझे तो पहला हमारा होता है आपका यूनियन। यूनियन क्या होता है? बेसिकली आप इसको समझे, व्हेन टू सेट्स आर मर्ज टुगेदर। जब भी आप किसी दो सेट को मर्ज करके एक नया सेट जनरेट करते हो तो इस चीज को हम यूनियन कहते हैं। समझिए, मान लीजिए कोई सेट है ए, इसके एलिमेंट 1 एंड 2 हैं। सेम एज कोई एक सेट है बी, इसके एलिमेंट 2 एंड 3 हैं। जब मैं इन दोनों सेट्स को मर्ज कर दूं और एक नया सेट जनरेट करूं तो इसी चीज को हम यूनियन कहते हैं। लेट्स से सी इज द न्यू सेट, जनरेटेड सेट। ए और बी के बीच में यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू के थ्रू। इस तरीके का सिंबल यू है, इससे हम यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बता रहा है? व्हेन ए और बी आर मर्ज टुगेदर, जब ए और बी मर्ज होंगे तो एक नया सेट जनरेट होगा। अब देखिए, जो नया सेट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो नया सेट जनरेट होगा, इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे? 1 2 2 3 ये होने चाहिए जब दो सेट मर्ज हो रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेट्स डेफिनेशन, कि सेट कैसा कलेक्शन है? सेट एक कलेक्शन है जो कि यूनिक और अनऑर्डर है। यूनिक का मतलब, अब देखिए यहाँ 2 टाइम्स रिपीट हो गया तो ये यूनिक तो रहा नहीं, तो सेट तो है नहीं। ये सेट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका एक 2 जो डुप्लीकेसी है उसको हमें हटाना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं एक रियल सेट बनेगा। तो इसको हम रीडिफाइन करके कैसे लिख सकते हैं? 1 2 एंड 3। इसको हम सी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सी इज अ यूनियन ऑफ ए बी, हम ऐसे कह सकते हैं। अब इसी चीज को हम वेन डायग्राम के थ्रू अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो कैसे करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखिए। ये मेरा यूनियन सेट है, अगर इसके अंदर मैं सेट डिफाइन कर रहा हूं, सेट ए, सेट बी। अब इन दोनों सेट को मैंने मर्ज किया, अब जो नया सेट बनेगा वो इन दोनों का मर्जर होगा। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो मैंने इन दोनों को ऐसे ओवरलैप किया, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है दोनों के पास कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों पे कॉमन है। ये जो हमारा सर्कल दो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, ये क्या बता रहा है? कि दोनों पे जो कॉमन पार्ट है। और उसके बाद ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है आपको, ये वो पार्ट है जो बी के पास अपना अलोन है। और सेम एज ये जो मेरा पार्ट है, ये कौन सा वाला पार्ट है? जो ए के पास मेरा अलोन पार्ट है, जो ए के अपने एलिमेंट है। जो ब्लू कलर से दिख रहे हैं वो ए के अपने एलिमेंट है, ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहे हैं वो बी के अपने एलिमेंट है, और जो आपको येलो से दिख रहे हैं वो दोनों के कॉमन एलिमेंट है। जैसे इस केस में बात करें तो 2 क्या है? वो दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट है। सेम एज बी का अपना कौन सा पार्ट है? 3। ए का अपना कौन सा पार्ट है? 1। तो इस तरीके से हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यूनियन क्या है। अब देखिए, जो दोनों सेट मर्ज हुए, इसको हम कैसे, यहाँ पे यूनियन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या हो गया आपका? ए यूनियन बी का आपका वेन डायग्राम। अब समझ पाया वेन डायग्राम की
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से यूज़ होती है? देखिए, आप नॉर्मल सेट भी लिख सकते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू भी उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वेन डायग्राम बेसिकली क्या होगा? ग्राफिकल वे। और अगर आप समझना चाहें तो आप भी देखते होंगे यार, ग्राफ को समझना कंपैरेटिवली नंबर को समझने से ज़्यादा आसान है, क्योंकि एक ग्राफ मुझे एक बार में काफ़ी कुछ रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नंबर्स क्या है? नंबर्स बहुत सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक साथ में। उसको अंडरस्टैंड करना ह्यूमन माइंड के लिए उतना आसान नहीं होता, लेकिन ग्राफ को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसमें पैटर्न भी आसानी से दिखते हैं। तो ये तो खैर पैटर्न वाला ग्राफ नहीं है, ये तो हमारा सिंपली वेन डायग्राम है कि डायग्राम वाले ग्राफ के थ्रू हम किस तरीके से अपने सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारे यूनियन। अब देखिए, यूनियन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। यूनियन सेट जो है, यूनियन जो ऑपरेशन है, इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमको बताती हैं कि सेट यूनियन को किस तरीके से हमको अप्लाई करना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मैं कहता हूं ना कि यार नंबर्स के केस हम बात करते हैं, एडिशन की अगर मैं बात करूं, मैं कहता हूं 2 + 3 = 3 + 2। ये चीज़ है, 2 + 3 = 3 + 2। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो ये प्लस है मेरा, इसको मैं कहता हूं क्या? ऑपरेशन। और यहां पे जो मेरा 2 और 3 है, ये मेरे क्या हो गए? ऑपरेंड्स। अगर मैं अपने ऑपरेंड्स की ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, पोजीशन बदल दूं एक दूसरे के साथ, तब भी क्या रिजल्ट सेम आएगा? जैसे 3 + 2 क्या बराबर होगा 2 + 3 के? तो यस, ये चीज़ है। तो ये एक्चुअली जो चीज़ है, ये ऑपरेशन का प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी भी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ये चीज़ें बताती हैं। इस चीज़ को हम कम्यूटेटिविटी भी कहते हैं। अब जरा इसे ध्यान से समझिए, ये जो मैंने लिखा है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी यूनियन की। थोड़ा इसे देखिए, वही सबसे पहले जैसे हमने प्लस में बात की थी कि 5 + 6 इक्वल होता है 6 + 5 के। तो ये एक प्रॉपर्टी है प्लस की। जैसे कि मैं लिखता हूँ ना, 5 - 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 6 - 5, तो ये माइनस की प्रॉपर्टी है, क्यों? कम्यूटेटिव नहीं है। इस चीज़ को कम्यूटेटिविटी कहते हैं कि जब आप ऑपरेशन के अराउंड जो ऑपरेंड्स हैं उनकी और पोजीशनिंग जब चेंज कर दें, तब भी क्या वो रिजल्ट सेम देंगे? जैसे ए यूनियन बी जो रिजल्ट देगा, क्या बी यूनियन ए भी सेम रिजल्ट दे सकता है? तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिविटी। ये क्या बताती है? उसकी कम्यूटेटिव लॉ को वो फॉलो करता है। सेम है सेकेंड लॉ मेरा क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मेरे को क्या बताता है? लेट से मैंने कहा कि 5, लेट से ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, मैंने सबसे पहले ए और बी को प्रायोरिटी दे दी। सबसे पहले मैंने ए और बी को यूनाइट किया, आफ्टर दैट उसके रिजल्ट को मैंने सी से यूनाइट किया, और उसके बाद मैंने बी और सी को यूनाइट करूं, और उसके रिजल्ट को मैं जब ए के साथ यूनाइट करूं, मतलब यूनियन करूं उसका, तब भी क्या बात सेम है? इस चीज़ को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। कि एसोसिएटिव लॉ को क्या ये फॉलो करता है कि अगर मैं प्रायोरिटाइज पहले कर दूं किन्हीं को, तब भी क्या बात सेम ही है? तो आप देखेंगे यूनियन में, हाँ बात सेम है, क्योंकि एट द एंड तीनों का मर्जर हो रहा है। चाहे पहले तीनों को एक साथ कर दो या दो को करके फिर तीसरे को एक साथ, तीसरे को उसको इंक्लूड करो, डजेंट मैटर, क्योंकि मर्जर होना है वहाँ पे, तो मर्जर हो रहा है। तो इसलिए एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। अब आप देखेंगे यार, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और आप देखना मैक्सिमम जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं ये सब पे ही अप्लाई होती हैं। अब देखिए 6, अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, कभी आप 6 की एनसीईआरटी उठाइएगा, उसके अंदर अगर आप देखेंगे प्लस माइनस जब सिखाया जा रहा था, उसके साथ साथ ये सारे लॉज भी लिखे हुए थे कि प्लस जो है, एडिशन जो है, ये आपका कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है। बस हम कभी उसे ध्यान से नहीं देखते, हमको एज अ पैटर्न वो याद हो चुका है कि हमने इतना बार इसे देख लिया कि हमको कभी दिक्कत नहीं आती। हमसे कोई एकदम पूछे तो हम कहते हैं हाँ सही है, 5 + 6 = 6 + 5, बात बराबर है, क्योंकि हमको वो एज अ पैटर्न याद है, हमको एज अ लॉ याद नहीं है। लेकिन वो एक्चुअली एक लॉ है जो बनाया गया था। वो इसीलिए बनाया गया था ताकि पता लग पाए कि कोई भी ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल या कितना वो फिजिबल है। फिजिबल गलत वर्ड हो गया,
कितना उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। समझ पाए, इस चीज़ के लिए लॉस को बनाया गया था। अब उसके बाद इसका तीसरा अगर प्रॉपर्टी देखें हम, तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि देखिए, जब भी आइडेंटिटी एलिमेंट की मैं बात कर, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये मैं यूनियन की नहीं, मैं हर किसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, लेट से कोई भी ऑपरेशन है, अगर मैं उसमें किन्हीं दो ऑपरेंट्स पे वो ऑपरेशन अप्लाई करूं और वो जो मेरा आंसर है, लेट से मैंने कहा ये मेरा ऑपरेंट है ए, इस पे जब मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं और दूसरा ऑपरेंट ले रहा हूं बी, तो बी के आने से उसका जो रिजल्ट है वो ए ही आ रहा है। बी जब भी मैं उस ऑपरेशन में अप्लाई कर रहा हूं, जो दूसरा ऑपरेटर है, ऑपरेंट है, वो मेरे को हमेशा रिजल्ट में मिल रहा है। तो इस चीज को हम आइडेंटिटी कहते हैं। नॉर्मल उसमें अगर हम समझना चाहें तो आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लिखते हैं ना 5 के केस में, कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमेशा हमें 5 मिले। तो हमें पता है 1 से जब भी मल्टीप्लाई होगा 5 तो हमेशा मुझे 5 ही मिलेगा, या कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलेगा, सेम नंबर। एग्जैक्टली इसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसा ऑपरेंट जब जिसको मैं उस ऑपरेशन के साथ अप्लाई करूं दूसरे ऑपरेंट के साथ, तो मुझे दूसरा ऑपरेंट एज अ रिजल्ट मिलता जाए। इस चीज को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। जो दूसरा वाला ऑपरेंट होगा उसको आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो ये मेरे लिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 इज माई आइडेंटिटी एलिमेंट। और प्लस के केस में अगर आप देखना चाहें तो कोई भी नंबर हो ए, उसमें मैं क्या ऐसा ऐड करूं जो मुझे 5 मिल जाए, ओ ए ही मिले, तो हमको पता है 0। तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ प्लस एडिशन। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके से बनाए। तो यहाँ पे अब इसको अगर समझना चाहें सेट्स के केस में मैं कैसे कह सकता हूँ इसे, ऐसा सेट जिसको मैं जब दूसरे सेट के साथ यूनाइट करूँ तो दूसरा सेट ऐसा रिजल्ट ही मुझे मिलता जाए। हम अगर सेट ए को यूनाइट करें, मतलब मर्ज करें एक एम्प्टी सेट के साथ, लेट से कोई सेट है उसको किसी एम्प्टी सेट के साथ जब भी आप मर्ज करोगे आपको नया कौन सा मिलेगा, सेट। बेसिकली किसी कलेक्शन को आप किसी एम्प्टी कलेक्शन के संग मर्ज करोगे तो नया क्या कलेक्शन बनेगा, सेम कलेक्शन, सेट इटसेल्फ। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जब भी किसी भी सेट को मैं एम्प्टी सेट के साथ मर्ज करूँ तो मुझे सेट इटसेल्फ हमेशा एज अ रिजल्ट मिलेगा। तो वही चीज़, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्लियर है। अब हम समझते हैं अपना अगला, आपका है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बताता है, जब भी सेट इटसेल्फ अपने आप को यूनाइट करे, कि दो सेम सेट जब एक दूसरे के साथ यूनियन करें, मर्ज हो, तब क्या जनरेट होगा। तब आप अगर सही से समझे इस चीज़ को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब दो सेम सेट है जिन पे सेम एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है एक दूसरे से, जब उन दोनों को मर्ज करूँगा तो नया क्या बनेगा, नया कुछ भी नहीं बनेगा, मुझे सेम ही सेट मिलेगा। क्योंकि इन दोनों को मर्ज करने से जो नया एक कलेक्शन बना, उस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर तो मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट ही डुप्लीकेट है। अब अगर मुझे सेट की डेफिनेशन पे जाऊंगा मैं, तो सारी डुप्लीकेसी को रिमूव करना पड़ेगा, और जब रिमूव कर दूंगा तो मुझे सेट इटसेल्फ ही मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ, अगर उसे हम थोड़ा बहुत इससे समझने की कोशिश करें वेन डायग्राम से, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊँ, मैं कह रहा हूँ ये सेट ए है, अपने आप से ही ये मर्ज कर रहा है, तो आप समझिए नया सेट तो कुछ बना ही नहीं ना, वो आपको सेम ही सेट मिल गया। क्योंकि जो दोनों के डुप्लीकेट एलिमेंट आकर डुप्लीकेट जैसे ही आप हटाएंगे सेट की डेफिनेशन फॉलो करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका सिंगल बचेगा सेट, सेम सेट इटसेल्फ। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। अब उसी के बाद हमारा आता है लॉ ऑफ यूनिवर्स। लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ यूनिवर्स को आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे हमारे में कहावत भी है ना कि धरती से जो टकराएगा धरती मिल जाएगा, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो ये वही है कि यूनिवर्स में, यूनिवर्स के साथ मर्ज होके मैं क्या नया बना सकता हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि यूनिवर्स से ही हम जनरेट हुए हैं। हम अगर यूनिवर्स को कुछ दे सकते हैं कि कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि यूनिवर्स हमें दे सकता है, हम उसे कुछ नहीं दे सकते। सेम एज यहाँ पे है कि जब कोई सेट अपने यूनिवर्स के साथ मर्ज करेगा तो एक्चुअली वो कुछ नहीं कर रहा, उस यूनिवर्स में डुप्लीकेसी बढ़ा रहा है, और सेट की डेफिनेशन को फॉलो होने के लिए वो डुप्लीकेसी हटानी पड़ जाएगी। तो इसलिए जब भी किसी यूनिवर्सल सेट के साथ कोई सेट कंबाइन होता है तो एक रिजल्ट में क्या आता है, आपका यूनिवर्स ही आता है।
उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्स। तो ये हमारे हो गए क्या, यूनियन के सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, किस तरीके से हमारा यूनियन काम करता है। अब देखिए नॉर्मल हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना यार, कि जब हम किसी ऑपरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि उस ऑपरेशन को मैं कैसे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, वो कितना फ्लेक्सिबल है, कि भाई उसके ऑपरेंट चेंज करने पर भी वो सेम रिजल्ट दे रहा है नहीं दे रहा, क्या उसको प्रायोरिटाइज करने पे उनके ऑपरेंट्स को तब भी क्या सेम बात हो रही है नहीं हो रही, कि वो अगर अपने, मतलब बेसिकली यही चीज़ है। दो चीज़ तो खैर हर ऑपरेशन में होती है, बाकी तो सब अलग अलग अलजेब्रा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सेट भी अपने आप में एक अलजेब्रा है जिसके पास सर्टेन ऑपरेशंस है। तो ये हमारा क्या हो गया आपका यूनियन। अब इसके बाद हम देखेंगे इंटरसेक्शन। किस इंटरसेक्शन क्या होता है।